आज हम बात करने वाले हैं सरकारी बजट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि हमारी भारत सरकार ने साल 2022-23 के लिए अपना बजट जारी कर दिया है। ठीक है, तो जब भी हम बजट को पढ़ते हैं, जब भी हम सरकार के बजट को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिनके अर्थ पता होने चाहिए, जिनका मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें उन शब्दावलियों का मतलब पता होता है तो हमारे लिए भारत सरकार का बजट समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ बजट से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी एग्ज़ाम्स में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको बजट को समझने में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, बजट का कोई जिक्र नहीं है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, अगर हम देखें भारत का सबसे पहला बजट किसने जारी किया था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 1860 में जारी किया था। इसीलिए इनको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने जारी किया था, तो ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट जारी किया था R.K. षणमुगम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने जारी किया था, तो ये जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 को इन्होंने जारी किया था। अच्छा, बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब बजट के लिए जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है। ठीक है, एक लेखा वर्ष भी हम इसको कहते हैं। बजट है क्या, बजट में क्या होता है? दरअसल बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। जैसा कि हमने एक निश्चित अवधि, जैसे एक हमारा एक वर्ष होता है, लेखा वर्ष हमने बना लिया, तो हम इस वर्ष में कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा अर्न करेंगे, है ना, इस सब का ब्यौरा बजट के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, बजट में क्या होता है, बजट में 3 वर्ष का लेखा जोखा होता है। एक तो पिछला वर्ष जो गुजर गया, एक आने वाला वर्ष, ठीक है, और एक वर्तमान वर्ष, यानी पिछला वर्ष, वर्तमान वर्ष और आने वाला वर्ष। पिछले वाले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी रही, हम उसका आकलन करते हैं। वर्तमान वर्ष में हम प्लानिंग करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस तरीके से चलेगी। ठीक है, और आने वाले वर्ष के लिए कुछ हम संभावनाएं जताते हैं कि आने वाले वर्ष में हम इस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे। ठीक है, और बजट जारी कौन करता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक आर्थिक मामलों के विभाग है, उसके द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बजट के प्रकार पर। अगर हम बजट के प्रकार की बात करें तो बजट के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, पहला प्रकार होता है आम बजट। आम बजट का मतलब यही होता है भाई कि जब खर्चों पर नियंत्रण करना होता है और विकास कार्यों को गति प्रदान करनी होती है तो हम जारी करते हैं। आम बजट मतलब नॉर्मल बजट जो पेश करते हैं वो होता है। ठीक है, और एक होता है निष्पादन बजट, यानी परफॉर्मेंस बजट, परिणामों के आधार पर लक्षित बजट बनाना। ठीक है, जैसा कि हम सोचते हैं कि भाई ऐसा है, साल 2023 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो इस तरीके से हमने साल 2023 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस तरीके की चीज़ें हम सेट करते हैं। तो हमने एक टारगेट सेट कर लिया, परिणाम मतलब मान लिया कि हाँ साल 2023 तक हमें ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक लक्षित बजट ये होता है। जीरो बेस बजट क्या होता है? जीरो बेस बजट होता है कि अभी तक आपने जो कुछ किया, पिछले साल हमें नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया, अब हमें बताओ, उसको जीरो मानो जो भी किया आपने, अब हमें बताओ अब कितना पैसा लगेगा, अब कितना पैसा चाहिए। जैसे कि मान लो कोई परियोजना चल रही है सरकार की, ठीक है, अब उस परियोजना पे ऑलरेडी सरकार ने 200 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। ठीक है, बस 50 करोड़ रुपए की और नीड थी जो लगाने थे उनको। तो भारत सरकार का एक विभाग गया, उन्होंने कहा ऐसा है हमको इसके लिए रुपए चाहिए। उन्होंने कहा
ठीक है, तुमने जो भी किया जीरो मान लेते, उसको जो भी तुमने लगा दिया 200 करोड़ रुपए जो भी लगा उसको जीरो मान लेते। अब बताओ कितने रुपए की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है 200 करोड़ लग गया था, अब 50 करोड़ की और नीड है। कहा ठीक है ये लो 50 करोड़ रुपए ऐश करो। तो ये होता है जीरो बेस्ड बजट। खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है ये। पैसे कम होते हैं, है ना, यानी आय कम होने और व्यय अधिक होने पर इस बजट को जारी किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आउटकम बजट, परिणाम पर आधारित बजट। ठीक है, जैसे भाई ठीक है ये बताओ पैसे तो हम दे देंगे लेकिन परिणाम बताओ, परिणाम रिजल्ट क्या रहेगा, है ना। तो कहते हैं ठीक है आप हमें इतना पैसा दो, हम इस योजना को इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट कर लेंगे 100%, है ना। तो परिणाम के आधार पर जब बजट तैयार किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आउटकम बजट। आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, उसने कहा पापा मुझे पैसे चाहिए अपनी कोचिंग के सब्सक्रिप्शन के लिए ताकि मैं अपना ही सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। पापा जी कहेंगे बहुत पढ़ते रहते हो, बहुत सब्सक्रिप्शन लेते रहते हो, मुझे पहले ये बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट। तो आप कहते हैं कि ठीक है पापा 2023 फाइनल अटैम्प्ट, रिजल्ट भी उसी साल आ जाएगा 2023 में 100% रिजल्ट, है ना। तो आपने एक तरीके से उनको बता दिया आउटकम अपना कि आउटकम आएगा 100%। तो इस तरीके के बजट को कहते हैं आउटकम बजट। इसके अलावा होता है जेंडर बजट। जेंडर बजट आपको पता ही है, जब कार्यों और योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है, जिस बजट में महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जाता है कि हाँ भाई महिलाओं के लिए ये योजना तैयार करनी है, इस तरीके के बजट को हम कहते हैं जेंडर बजट। तो ये हो गया बजट के प्रकार जो आपको पता होने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं बजट के घटक के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपको 100% याद रखना चाहिए, आपको बजट को समझने में बहुत आसानी होती है यहाँ से। ठीक है, बजट के घटक दो तरीके के होते हैं, एक होता है राजस्व घटक, राजस्व बजट, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ठीक है, राजस्व बजट में क्या होता है भाई, राजस्व बजट में हमें राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, जो राजस्व बजट होता है उसमें भी राजस्व आय और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। तो राजस्व प्राप्तियाँ हमारी क्या क्या होती हैं, तो देखो ऐसी प्राप्तियाँ जिनसे ना तो जवाबदेहिता बनती है और ना ही संपत्ति कम होती है ना। यानी आपके पास जो संपत्ति आ गई वो आपकी है, वो आपको भविष्य में किसी को लौटानी नहीं है ना। तो इस तरीके की आय को हम कहते हैं राजस्व प्राप्ति। ये किसी देश की अच्छी होनी चाहिए, है ना। जिस देश की राजस्व प्राप्तियाँ मैक्सिमम होती हैं उस देश की तरक्की भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियों में क्या आता है, जैसे जीएसटी है, ऑल टैक्सेस है, गवर्नमेंट फीस है, गवर्नमेंट फाइन है, ब्याज की प्राप्ति है, ये जो सब कंपोनेंट्स हैं जो आते हैं ये राजस्व प्राप्ति में आते हैं, क्योंकि जब ये सरकार के पास पहुंचते हैं तो सरकार को ये वापस बिल्कुल नहीं करने होते। ठीक है, इसके अलावा होता है राजस्व व्यय। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यह एक ऐसा खर्च है जो ना तो संपत्ति का निर्माण करता है और ना ही जवाबदेहिता इसमें कम होती है ना। मतलब ये जो आपका पैसा है ये आपका एक तरीके से जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला, है ना, ना ही इससे किसी संपत्ति का निर्माण होता है। कैसे भाई, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप किसी को ब्याज की अदायगी कर रहे हैं, है ना, आपका तो मतलब फिक्स है वो कि आपको इतना ब्याज देना ही देना है। ठीक है, और वेतन और पेंशन का भुगतान जब आप करते हैं ये भी आपके ऊपर मतलब आपका कर्तव्य है, आपको पेंशन देना, वेतन देना, ये भी आपकी मतलब करना ही है आपको ये काम, है ना। इसमें भी आपका पैसा जाता है, कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। सब्सिडी जो आप दे रहे हैं, रक्षा सेवाएं आप जो दे रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जो आप दे रहे हैं, कर्ज को माफ़ कर रहे हैं और जो भी सरकारी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जिस देश का ये मोस्टली कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजस्व बजट जिसमें हम शामिल होती हैं राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व आय।
अब हम बात करते हैं पूंजीगत बजट के बारे में, जिसमें शामिल होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों में हमारे पास आता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? ऐसी जिसमें जवाबदेहिता बनती है या संपत्ति कम होती है। सिंपल समझो आप, पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जिसमें आपकी जवाबदेहिता बनती है भाई, और संपत्ति कम होती है ना। जैसे कि आपने पुराने लोन की, आपको जो है ना पुराने लोन की प्राप्ति हो जाए। सोचो आपने श्रीलंका को लोन दे रखा था, जब तक श्रीलंका ने आपको वो पूरा लोन नहीं दिया था तब तक वो आपको ब्याज देता रहता था, यानी आपके पास संपत्ति तो आती रहती थी ना। सोचो उसने उठा के आपको पूरा लोन चुका दिया, आपके पास ब्याज आना बंद हो गया, तो आपकी संपत्ति कम हो गई, है ना। विनिवेश करना, विनिवेश आजकल के टाइम पे इसको बोलते हैं आप, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार। विनिवेश मतलब सरकार अपनी संपत्ति को बेचती है, उसके शेयर जारी करती है, आईपीओ लॉन्च करती है उसका, है ना। 10% शेयर बेचना, 50% शेयर बेचना, तो ठीक है। तो विनिवेश करना सरकार का, ये भी पूंजीगत प्राप्तियों में आता है, क्योंकि इससे आपकी संपत्ति कम हो रही है। उधार लेते हैं जहाँ से आप, ठीक है, आपने मार्केट से उधार उठा लिया या आपने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उधार उठा लिया, ठीक है। सरकार के द्वारा संपत्तियों का बेचा जाना और नीलामी करना, तो ये सब आता है आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, जिसमें आपकी जवाबदेहिता बनती है और संपत्तियाँ कम होती हैं, ठीक है। इसके अलावा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें संपत्ति का निर्माण होता है और जवाबदेहिता कम होती है। कैसे भाई? जैसे आपने रोड बना दी, रोड पे आपके लोग चलेंगे, टैक्स देंगे, टोल टैक्स वगैरह देंगे, तो आपका ही फ़ायदा है। आपने एक संपत्ति का निर्माण कर दिया, उससे आपको फ़ायदा ही होना है आने वाले टाइम में। ब्रिज बना दिया आपने, इमारत का निर्माण कर दिया, ज़मीन या मशीन की खरीदारी कर ली, शेयर खरीद लिए, राज्य या विदेशों को ऋण दे दिया। आप किसी अगर फॉरेन कंट्रीज़ को अगर आप लोन देते हैं तो आपके पास वहाँ से ब्याज आता है ना। तो ये भी आपकी पूंजीगत व्यय है, और लोन की अदायगी करना, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ। आपसे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी देश के लिए पूंजीगत व्यय होना काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आपकी संपत्ति का निर्माण होता है ना। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे राजा महाराजा ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी मीनारें बना देते थे, क्योंकि वो संपत्ति का निर्माण करते थे। और इससे ये भी होता था कि उस टाइम पे ये भी होता था, जब सरकार के पास लगता था कि मार्केट में पैसे की कमी पड़ रही है, तो वो ऐसा कुछ योजनाओं पे काम करके मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा देते थे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका अच्छा होना चाहिए, और राजस्व आय आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस देश की कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम अच्छी होती है, वो देश काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। और जहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वो देश आपका काफ़ी कमज़ोर होता चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूंजीगत और राजस्व बजट, जो हमने समझा। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था 2021 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के घाटे। तो देखो घाटे, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनसे, तो ये समझना है आपको। तो जैसे कि बजट घाटा है, इसमें क्या होता है? टोटल जितना हमारा खर्चा है उसमें से हमने जितनी हमारी इनकम है वो घटा दी। देखो बजट घाटा निकालना कोई फ़ायदे का काम है नहीं, क्योंकि आपका ये हर समय जीरो ही आएगा, हर बार जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इससे कोई फ़ायदा है नहीं। हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जैसा भी हमने पढ़ा था, राजस्व व्यय, सरकार जो भी राजस्व में अपना खर्चा करती है, पेंशन देना, ठीक है, राज्यों को अनुदान देना, योजनाओं पर खर्च करना, तो ये हो गया राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में से राजस्व आय घटा देना, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, ठीक है। राजस्व घाटा किसी देश का या तो जीरो होना चाहिए या तो नेगेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा घाटा है ना
कि आपको डेली की चीज़ें यूज़ करने के लिए बताओ, डेली की चीज़ें यूज़ करने के लिए आपकी इनकम कम पड़ जा रही है। आप ऐसे मान के चलिए आप कमाते हैं 10,000 रुपये महीना, लेकिन आपका खर्चा है 12,000 13,000 रुपये महीने का, तो आपके लिए दिक्कत है ना। आपके पास तो फिर तो आपको उधार लेके काम चलाना पड़ेगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये होता है कि राजस्व घाटा किसी भी देश का या तो जीरो होना चाहिए या तो निगेटिव में होना चाहिए। ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रभावी राजस्व घाटा। अब ये क्या होता है भाई? प्रभावी राजस्व घाटे में राजस्व घाटा जितना हमारा हुआ था, ठीक है, देखो हमने क्या किया ना, हमने राज्यों को अनुदान दिया, लेकिन जब हमने राज्यों को अनुदान दिया तो ऐसा नहीं है ना कि राज्यों ने उसको हवा में उड़ा दिया। अब तक राज्यों ने उसे सड़क बनवा दी हो, पुल का निर्माण कर दिया हो, है ना, किसी संपत्ति का निर्माण कर दिया हो, यानी एक तरीके से राज्यों ने क्या पता उन पैसों से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया हो, पूंजीगत व्यय कर दिया हो, तो उससे तो हमारी संपत्ति का निर्माण हो गया ना, हम उसको अपने घाटे में शामिल नहीं करेंगे फिर। ठीक है, यानी प्रभावी राजस्व घाटा होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत निर्माण जो कराया गया था राज्यों के द्वारा, वो पैसा घटाने पर हमें प्रभावी राजस्व घाटा निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा एक्चुअली ये निकालते हैं अर्थशास्त्री, कहते हैं ये एक्चुअली आपके बजट का जो भी घाटा है मेन वो बताता है। कैसे, चलिए जानते हैं। तो राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस बिना ऋण वाली पूंजीगत आय। ऐसे समझो आपका जितना भी खर्चा है, ठीक है, उस खर्चे को पूरे करने के लिए आपको जितना लोन लेना पड़ रहा है, एक तरीके से वो आपका राजकोषीय घाटा है। क्या समझे? आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए जितना लोन लेना पड़ा वो एक तरीके से आपका राजकोषीय घाटा कहलाया जाएगा, है ना। यानी जो आपको राजस्व घाटा हुआ था उसमें आपको पूंजीगत व्यय जोड़ना है, ठीक है, जो भी आपने पूंजीगत व्यय जोड़ा था, लेकिन उसमें से आपको बिना ऋण वाली पूंजीगत आय घटा देनी है। एक तरीके से आप सिंपल शॉर्ट समझो कि जो भी लोन लेके काम कर रहे हैं हम अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, जो भी लोन ले रहे हैं वह एक तरीके से राजकोषीय घाटा है हमारा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य बजट घाटे के उस हिस्से से है जिसकी पूर्ति जो सरकार के द्वारा ऋण के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। यानी उस हिस्से से है जिसकी पूर्ति सरकार लोन लेकर पूरी करती है ना। तो जितना लोन लिया गया एक तरीके से वो आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, फोर्थ है आपका प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा इक्वल टू वर्तमान सरकार का जो प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो भी आपका राजकोषीय घाटा आया उसमें से ब्याज की अदायगी हटा दो, क्योंकि आप जो ब्याज दे रहे हो वो आपके द्वारा लोन लिया हुआ थोड़ी नहीं है। आपकी पुरानी सरकारों ने भी तो लोन लिए थे, आप उसका ब्याज भी तो चुका रहे हो, है ना। तो ये आपकी तो गलती है नहीं, पुरानी वाली सरकार की है। तो आप तो कहोगे कि ऐसा है भाई, पुरानी सरकार ने लोन लिया था उसका ब्याज हम चुकाते हैं, हम वो ब्याज भी हटाएंगे, तब आप देखो हमारा घाटा कितना है। तो प्राथमिक घाटा होता है जब आपका जितना घाटा हो रहा है उसमें से वो वाला इंटरेस्ट हटा दिया जाए जो पुरानी सरकार के लोन पे आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राथमिक घाटा। तो इस तरीके से हमने चारों टर्म्स समझ लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस में आपको पता है भी 2 तरीके के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, है ना। प्रत्यक्ष कर जो आपके ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है और आपको ही पे करना होता है। अप्रत्यक्ष कर यानी जो आप पर लगाया किसी और पर जाता है लेकिन पे कोई और करता है। जैसे जीएसटी लगता किसी और पर है, पे आम आदमी करता है ना। और प्रत्यक्ष कर का एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, और संपत्ति कर हो गया। ये होते हैं आपके प्रत्यक्ष कर। तो ये रहा आपका बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं कुछ बजट का एनालिसिस करते हुए। धन्यवाद।